वो वहाँ के लोगों की राय लिए बिना या वहाँ के लोगों के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी राय लिए बिना वो फैसले लिए गए। लेकिन चलिए, अब जो हुआ सो हुआ। हमें मौका मिला वज़ीर आज़म साहब के सामने और गृह मंत्री साहब के सामने अपने बात रखने की, और क्योंकि इस मीटिंग में कोई एजेंडा नहीं था तो खुल के हमने अपनी बातें सामने रखी। क्या बातें हमने तो अपनी पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म साहब को और सबको कहा कि जहाँ तक 5 अगस्त 2019 का फ़ैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आइन या इस मुल्क के संविधान की तरफ से जो हमें इजाज़त दी जाती है अदालत का इस्तेमाल करने की, हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहाँ पे रख के इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमें अदालत से जो है इंसाफ हासिल होगा। लेकिन उसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब को ये भी हमने समझाया कि एक विश्वास टूट चुका है जम्मू कश्मीर और केंद्र के दरमियान। उस विश्वास को दोबारा कायम करना वो मरकज़ की जो हुकूमत है, सबसे पहले तो उनकी ज़िम्मेदारी है, और उसके लिए जो कदम वज़ीर आज़म साहब उचित समझें, सही समझें, उनको वो कदम उठाने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने बात बिल्कुल मतलब एक अच्छे माहौल में सुना, और हमने उनसे गुजारिश की कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे फ़ैसले जो लिए गए जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल हित में नहीं हैं, उनको रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, वो यूनियन टेरिटरी जो है वो वहाँ, चाहे वो जम्मू के लोग हों चाहे वो कश्मीर के लोग हों, वो इस यूनियन टेरिटरी को बिल्कुल नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि फौरी तौर जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए और पूरी तरह से रियासत का दर्जा दिया जाए, कोई हाफ हार्टेड स्टेट नहीं। इसमें फुल स्टेटहुड विद JNK cadre restored to JNK, not UT cadre, not any other cadre. JNK must be restored its full statehood and must be restored its own independent cadre. And at the same time, almost all the speakers were unhappy with the move to single out Jammu and Kashmir for delimitation. There was no need. If the whole exercise of 5th August 2019 was to bring JNK, should be, as with other states, the people should be allowed to choose their own government, and that government should be allowed to take decisions that are in the interests of the people of JNK. So this was largely the point of view that we placed in front of the Prime Minister. उमर साहब, कोई आपको एश्योरेंस मिल पाया स्टेटहुड रिस्टोर करने को लेके, राजनीतिक प्रक्रिया या चुनाव को लेकर? इन दोनों चीज़ों पे गृह मंत्री साहब ने भी और वज़ीर आज़म साहब ने, दोनों ने कहा कि स्टेटहुड रिस्टोर करना और जल्द से जल्द चुनाव करना, वो चाहते हैं कि दोनों चीज़ों पे बहुत जल्दी जो है कार्रवाई शुरू हो। परिसीमन पे कोई चर्चा हुई है? गवर्नमेंट इज विलिंग टू होल्ड इलेक्शन, वेदर देयर वाज एनी इंडिकेशन दैट द प्राइम मिनिस्टर हैड इलेक्शन इन हिज माइंड? जनाब, प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे इलेक्शन हो और एक चुनी हुई सरकार आ जाए, और चुनी हुई सरकार जो है वहाँ के लोगों के लिए फिर फैसले लें। उन्होंने खुद माना कि ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों को कभी कबूल नहीं होगा, और ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी कुछ खामियां और कमज़ोरियां रहती हैं, जिनको दुरुस्त करना जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का फिर काम बन जाता है। तो बट इलेक्शन एज ए यूटी और इलेक्शन एज ए फुल स्टेट, देखिए ना, अब हमने तो, और इसमें एंड में आज़ाद साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जो है पहले रिस्टोर होना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने इस पर कुछ कहा नहीं, लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या होता है। क्या फुल स्टेट में लद्दाख शामिल होगा?
अब हमने तो आपसे कहा कि अब हम 5 अगस्त 2019 को नहीं मानते, तो उसमें रियासत का बंटवारा भी है। हम तो चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात आ जाए तो उसमें रियासत के जो 2 हिस्से किए गए हैं उस पर भी हम अपना पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। उमर साहब, पीएम ने कहा कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दोनों खत्म होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की कोशिश से दिल की और दिल्ली की दूरी कम होती है? अब एक मुलाकात से ना दिल की दूर होगी, ना दिल्ली की दूरी होगी, कम होगी, लेकिन मुलाकात का अगर सिलसिला बना रहे और अगर जैसे फारूक साहब ने मीटिंग में कहा जो एक मिसट्रस्ट का माहौल बना हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है, जो विश्वास की अब कमी रही है, उसको अगर दुरुस्त किया जाएगा तो मुझे लगता है जो वज़ीर आज़म साहब ने कमिट किया है कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों वो दूर करना चाहेंगे, तो उसमें शायद कुछ हद तक वो सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन हम में से कोई शायद ये उम्मीद करें कि एक ही मीटिंग में ये सारा कुछ मुमकिन होगा, ये शायद हमारे तरफ से कोई एक गलतफहमी होगी। डिमिलिटेशन पे कोई डिस्कशन हुआ है पीएम के साथ या? हमने तो जैसे मैंने आपसे कहा, हमने तो कहा कि डिलिमिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि बाकी मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तो जम्मू कश्मीर को क्यों अलहदा किया गया? और यहाँ तक कि अजीब बात यह है कि जब जम्मू कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन का ऐलान हुआ तो उसके साथ साथ आसाम के लिए भी हुआ था, लेकिन आसाम के डिलिमिटेशन का सिलसिला रोक दिया गया और उनके फिर चुनाव किए। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन का सिलसिला है उसको अभी भी चालू रखा है। तो हमने अपने तरफ से तो वज़ीर आज़म साहब से कहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर, अगर वाकई 5 अगस्त का फैसला, जो 5 अगस्त को जो पार्लियामेंट में हुआ, उसका मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ मिला दिया जाए, तो फिर ये जो हमें अलहदा करके हमारा डिलिमिटेशन हो रहा है, तो फिर ये तो 5 अगस्त को डिफीट करता है। If the whole purpose was to bring Jammu and Kashmir at par with the Union, then separating us by having a separate delimitation only for Jammu and Kashmir defeats the very purpose of 5th August. So you have to decide. If the idea was to bring us at par, then treat us at par. You can't treat us at par in other respects, but where it suits you, then you treat us as a separate entity. उमर साहब, आप परिसीमन आयोग की बैठक में जाएंगे? किस चीज़ की बैठक में? डिलिमिटेशन। उसके लिए तो फारूक साहब ने पहले ही श्रीनगर में फैसला सुनाया है कि पार्टी ने कहा है कि डिलिमिटेशन के एक्सरसाइज में ना बैठने का फैसला जो है वो रिव्यू किया गया है, और अगर डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से दोबारा वहाँ पे उसमें हिस्सा लेने के लिए एक दावत आ जाती है तो ज़रूर उस पर हम गौर करेंगे। उमर साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रक्रिया का रास्ता निकलना चाहिए। क्या ये मुद्दा आज की बैठक में ये बात आई? और देखिए ना, लेकिन ये खबरों के मुताबिक ये लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बातचीत हो रही है। बेशक खुलेआम नहीं, बंद कमरे में तो कम से कम हम बात कर ही रहे हैं, और इस चीज़ को मतलब डिनाई भी नहीं किया गया है। अभी अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब SCO की मीटिंग से वापस आए हैं, जहाँ पे फिर अखबारों के ज़रिए, तो कम से कम और कहीं नहीं तो अखबारों के ज़रिए ये पढ़ने को मिला है कि शायद वहाँ पे पाकिस्तान के उनके जो काउंटर पार्ट हैं उनसे बात हुई है। तो अगर इस तरह का एक सिलसिला चल रहा है, हम इसको वेलकम करते हैं। अच्छी बात ये होगी कि अगर दोनों मुल्क मिलके बातचीत के लिए एक माहौल बनाएं। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि बातचीत के लिए माहौल बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ भारत सरकार की है। बातचीत के लिए एक माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पे ज़्यादा बनती है, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि आतंकवाद के रहते रहते बातचीत करना मुश्किल है। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जैसे शख्स ने कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हमारे दोस्त बीच बीच में बदल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारा हमसाया है, पड़ोसी है और रहेगा। कहीं ना कहीं हमें ऐसे बैक चैनल्स का इस्तेमाल करके जो आजकल तनाव का थोड़ा सा माहौल है, उस माहौल को दुरुस्त करना होगा। लेकिन उमर साहब, आपको नहीं लगता कि आज का जो मुद्दा था वो मूलतः आंतरिक मुद्दा था? इसमें पाकिस्तान आपने बात छेड़ी, इसलिए मैंने ये बात कही।
सर ये महबूबा मुफ्ती जी ने ना, मैं महबूबा मुफ्ती से पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। महबूबा मुफ्ती साहिबा खुद आपके सवाल का जवाब दे सकती हैं। आप क्यों मुझसे पूछ रहे हैं कि महबूबा ने क्या कहा या क्या नहीं कहा? वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना। महबूबा ने अपनी बात की। ये एक आज़ाद मुल्क है। आज़ाद मुल्क में अगर हम आइन के बाहर कोई बात नहीं कर रहे हैं, मुल्कों को खतरा नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आपको उनकी बात से क्यों एतराज़ है? उन्होंने बात कही, कौन सा मुल्क को कमज़ोर किया? उन्होंने वही बात, जैसे मैंने आपसे कहा, उन्होंने वही बात की जो वाजपेयी साहब ने की। कहा कि हम दोस्त बदला सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदला सकते। तो ये एक हकीकत है, हमें इस हकीकत को मानना होगा। आर्मी के प्रेजेंस को लेकर भी आप लोग बार बार कहते रहे हैं। किस चीज़ के? आर्मी के प्रेजेंस को लेकर भी आप बार बार कहते रहे हैं। क्या इस बाबत भी कोई बातचीत हुई है वहाँ पे? ना, आर्मी की प्रेजेंस का इस मीटिंग से तो कोई ज़्यादा ताल्लुक था नहीं। उमर साहब, नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या हैं इस मीटिंग के बाद? जो आपने कन्वे किया है उसके बाद क्या होना चाहिए ताकि ये बातचीत की प्रक्रिया और आगे बढ़ सके? तब मैं तो सिर्फ उस बात को दोबारा दोहराऊंगा जो फारूक साहब ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से की, कि जो विश्वास की कमी है, उस विश्वास की कमी को जो है दुरुस्त किया जाना चाहिए। उसके लिए वजीर आजम साहब क्या कदम उठाना चाहेंगे, हम उन कदमों का इंतजार करेंगे। So did someone invite the center to visit JNK along with the? यार, why do we need to invite the center to visit JNK? वो कौन सा हमारे इनविटेशन का इंतजार कर रहे हैं? जब हम जेलों में और गेस्ट हाउसों में बंद थे, तब कौन सा उनका आना जाना बंद रहा? अब क्या, अब वजीर आजम साहब मेरे इनविटेशन का इंतजार करेंगे? अब प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क के, जब आना चाहेंगे आएंगे और देखेंगे वहाँ के सूरत हाल को और हालात को। और बीच बीच में कई सारे मंत्री आते रहे, जाते रहे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, सिलसिला चलता रहेगा। उनको हमारे दावतनामे के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। उमर साहब, इस मीटिंग के बाद क्या कोई पॉजिटिव क्या लग रहा है आपको? कोई होप दिख रही है रियासत के मुस्तकबिल को लेकर? कम अज़ कम इस मीटिंग से एक नई शुरुआत तो हुई है। इस शुरुआत को कैसे आगे लिया जाएगा, उसके लिए हम इंतज़ार करेंगे। हम इस मुल्क को कमज़ोर करने के लिए तो निकले नहीं हैं। हम अपना हक हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें हम गैर कानूनी तरीक़ेकारों का तो इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं। जिस चीज़ की हमें आईन इजाज़त देती है, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। उससे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की बात, गृह मंत्री की बात को लेकर आज कुछ संतुष्ट हैं क्या? क्योंकि 2 साल बाद ये पहली मीटिंग हुई है। अब जैसे मैंने आपसे कहा, ये पहला कदम है। अगर पहले कदम के बाद तो और कोई कदम लिया नहीं जाएगा तो फिर संतुष्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। पहला कदम है। हमने पहली बार 2019 के बाद प्रधानमंत्री के सामने कोई बात रखी। आगे देखते हैं क्या होता है। उमर साहब, डेवलपमेंट को लेकर कुछ रोड मैप वगैरह सामने रखा गया? JNK के डेवलपमेंट को लेकर कुछ रोड मैप वगैरह रखा गया? आप हमें अपना स्टेट दे दीजिए, डेवलपमेंट हम खुद कर लेंगे। उमर साहब, हमें हर चीज़ के लिए वजीर आजम साहब के पास क्यों आना पड़े? अगली मुलाकात कब होगी? महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बार बार नहीं आता, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बार बार नहीं आते, मध्य प्रदेश या राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बार बार नहीं आते, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बार बार वजीर आजम साहब के पास क्यों आना पड़े? जनाब, पंचायतों को इख्तियारात दे दीजिए, इंडस्ट्री लगवाइए, टूरिज्म कराइए, एजुकेशन ठीक करिए, हेल्थ को ठीक करिए। इलेक्शन होने दीजिए, हुकूमत बनने दीजिए, फिर वहाँ के जो लोगों का चुना हुआ चीफ मिनिस्टर होगा वो फैसले करेंगे डेवलपमेंट के को लेके। कौन सा पावर हाउस लगना है, कौन सी सड़क बननी है, कौन सा अस्पताल बनना है, उसके लिए दिल्ली का फैसला क्यों होगा? श्रीनगर और जम्मू से फैसला होगा। अगली बैठक कब होगी, कुछ बोला गया? अब अभी तो ये बैठक अभी खत्म नहीं हुई, तो आप अगली बैठक की तैयारी, हमें घर वापस जाने दीजिए ना, फिर देखते हैं। NC चुनाव में हिस्सा लेगी अगर इस मौजूदा स्थिति में चुनाव होते अब हैं? हमने कब आपसे कहा कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे? अगर कि हम DDC इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं तो असेंबली इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लेंगे? हम एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमने हमेशा डेमोक्रेसी और मुल्क के आइन में भरोसा किया है। बेशक कभी कभार हमारे भरोसे को ठुकराया गया है, लेकिन हम अभी भी आइन और इस मुल्क की अदालत पर भरोसा लगाए बैठे हैं। तो
जहां एक तरफ से हम मुल्क के आइन और मुल्क की सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करते हैं, वहां दूसरी तरफ से हम आपको ये कहें कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, ये तो गलत होगा। ये लोगों के साथ भी धोखा होगा और वो धोखे की सियासत कम से कम हम लोग नहीं करते। इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन का ऐलान हो जाने दीजिए, पार्टी अपनी तैयारी करेगी। Omar, generally, any leader second term is considered a legacy term worldwide. So, do you think that Prime Minister is in a hurry to solve this thing in the second term? क्या बात कर रहे हो, क्यों मरवा रहे हो मुझे आप? आपने ये कहाँ से सोचा कि वजीर आजम साहब 2 टर्म के बाद मार्गदर्शक बनने की तैयारी कर रहे हैं? आप उन सेकंड टर्म वालों की बात कर रहे हो जिनको थर्ड टर्म की गुंजाइश नहीं है, जैसे अमेरिका वगैरह। हमारे आइन में तो ऐसी कोई पाबंदी है नहीं। जब जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री कितनी बार कितने साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे? हाँ, कोई 18-20 साल तो हुए होंगे, कहीं उससे ज़्यादा। इंदिरा गांधी जी कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बन के वापस आई। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब तीसरी बार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लोगों ने इजाज़त नहीं दी। वाजपेयी साहब ने भी 2 बार के बाद तीसरी बार अपना सिक्का जमाने की कोशिश की। मैं ये कहूँ कि नहीं जी, मोदी साहब अपना लेगेसी तैयार कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। बाकी लेगेसी कब बने कब ना बने, जमहूरियत वो कोई एक शख्स तय नहीं करता, यहाँ के वोटर तय करते हैं। तो यहाँ के वोटर तय करेंगे कि मोदी साहब का आखिरी टर्म कौन सा होगा, वो मैं नहीं तय कर सकता।